जी, हम यही कहते हैं कि पहली बार कोई कानून आया है जिसने देश के जो बहुजन तबका है उसे अपने साथ में रखने की बात की है। रोहित वेमुला, पायल ताड़वी और दर्शन सोलंकी जैसे छात्रों ने जो आत्महत्याएं की या जो उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ, उसके बाद जब ये सरकारी डाटा से 18% भेदभाव बढ़ा है, तो इसका मतलब भेदभाव हो रहा है बहुत ज़्यादा अपने स्तर पर। राजस्थान में एक लड़का जो मटका छूता है, बच्चा होता है बहुत छोटा, वो जब मटका छूता है उसे मटका छूने से पीट के टीचर उसकी हत्या कर देता है। आज भी जाति का शोषण होता है, उसके बावजूद भी SC/ST कमीशन के बाहर जमानत हो जाती है, लोग घूमते हैं फिर आके पीटते हैं। ये तो बढ़ रही है ना। पहले कहा जाता है भारत देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन रियलिटी है कि भारत देश कृषि प्रधान ना होकर जाति प्रधान देश है। आपको एक बात है, SC/ST के जितने मुकदमे आज तक दायर हुए हैं, कितने लोग उसमें निर्दोष साबित हुए हैं, ये बताइए। तो एक जो कविता रूढ़िवादी कविता है, वो इस परिवर्तन से बहुत डरता है। उसे ऐसा लगता है कि शोषण करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कि 20 सालों से पिछले जो NFS लगा है और जिन कमेटियों के द्वारा वो NFS लगाया गया, उन पर जांच बैठाई जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा। जनवरी 2026 में सरकार की तरफ से एक कानून आता है जिसने पूरे दुनिया में एक बहस छेड़ दी है। बहस है UGC को लेकर। कई लोग का ये दावा है कि क्या जो भेदभाव है, जो कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में छात्रों के बीच जो रहन सहन होता है, क्या उसमें भेदभाव शुरू हो गया। कानून ये कहता है, UGC का कानून ये कहता है कि छात्रों में समानता के लिए हमने इस कानून को लाया है। लेकिन जो प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा कि ये कानून हमारे लिए भेदभाव का एक नया सीढ़ी है। इसको लेकर आज हम यूपी के लखनऊ में हैं, उस विश्वविद्यालय में है जहां पे बहुत सारे छात्र हैं, जो कुछ लोग इस कानून के पक्ष में है तो कोई विपक्ष में। जानते हैं इस कानून पे को लेकर उन पर क्या असर पड़ा और उस कानून को लेकर वो क्या कहते हैं। UGC का जो नया कानून आया है उसको लेकर पहले आप क्या सोचते हैं, वो बताइए। जी, हम यही कहते हैं कि पहली बार कोई कानून आया है जिसने देश के जो बहुजन तबका है उसे अपने साथ में रखने की बात की है। मैं कल एक डाटा देख रहा था कि 2020 तक, जनवरी 2020 तक OBC का एक भी प्रोफेसर विश्वविद्यालय में नहीं था। तो ये डाटा इसीलिए मुझे लग रहा है कि UGC के बिल में OBC को भी शामिल किया है, महिलाओं को भी शामिल किया गया है। क्योंकि अगर हम बहुसंख्यक स्तर पे देखते हैं विश्वविद्यालयों में, तो महिलाओं की भागीदारी बहुत कम, नगण्य के शून्य के करीब है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इस बिल का आना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि रोहित वेमुला, पायल ताड़वी और दर्शन सोलंकी जैसे छात्रों ने जो आत्महत्याएं की या जो उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ, वो उनका जो मर्डर था उसी का ये रिजल्ट निकल के आया कि UGC कानून के रूप में आया। तो क्या लगता है इस कानून से जो स्टूडेंट है, आप लोग जो स्टूडेंट, उसमें भेदभाव नहीं होगा। मैम, मैं बताऊंगा, अभी एक डाटा आया है और वो सरकार का ही डाटा है कि 118% पिछले 10 सालों में लगभग भेदभाव विश्वविद्यालयों के अंदर बढ़ा है। ये सरकारी डाटा है और सरकारी डाटा असल डाटे से हमेशा बहुत कम होता है। उसके बाद जब ये सरकारी डाटा 118% भेदभाव बढ़ा है, तो इसका मतलब भेदभाव हो रहा है बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर। इसको टैकल करने के लिए कोई कानून आने की आवश्यकता थी, इसीलिए वो कानून आया। आप कह रहे हैं कि भेदभाव, इससे असमानता हो जाएगी। असमानता थी इसीलिए तो भेदभाव बढ़ा है। अगर असमानता ना होती, भेदभाव नहीं होता। और दिक्कत इस बात, आप जो कह रहे हैं भेदभाव बढ़ा है कहने को, तो जो हम अगर दूसरे वर्ग की बात करें, SC/ST OBC की बात करें, तो उसमें हमेशा सुनने को मिलता है कि उनके साथ भेदभाव हो रही है, उनके साथ प्रताड़ना हो रही है। बहुत सारे केसेस हमें सुनने को मिलते हैं। लेकिन एक UGC का कानून जब आया है, तो क्या दूसरे वर्ग के लिए ये भेदभाव नहीं है। मैम, ये मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि एक ऐसा डाटा उठा के देखना चाहिए। 118% आया है, उसमें शोषण करने वाले उनकी रिपोर्ट तो जिसे केवल ये शिकायतें हुई हैं, शिकायतों का रिजल्ट निकल गया नहीं आया है। तो ये जो शिकायतें हुई हैं, इनमें देखना चाहिए कि जो शोषण किया वो किन लोगों ने किया है, कौन से तबके के लोगों ने किया है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि NFS जब लगाया जाता है या कोई छात्र जब आत्महत्या करता है, तो उसका शोषण करने वाले लोग कौन होते हैं। समाज में भी आप कह रहे हैं कि SC/ST के लोगों या महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा उत्पीड़न होता है। उत्पीड़न करने वाले समुदाय है कौन, कौन लोग हैं जो उत्पीड़न करते हैं। राजस्थान में एक लड़का जो मटका छूता है, बच्चा होता है बहुत छोटा, वो जब मटका छूता है, उसे मटका छूने पीट पीट के टीचर उसकी हत्या कर देता है। तो वो कौन टीचर था, कौन सी जाति का टीचर था, क्या वो जाति भेदभाव से। इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक जाति का इंसान अगर किसी के साथ कुछ गलत करता है तो हम सारे वर्ग को गलत तो कह नहीं सकते। ये जो UGC का कानून है, क्या लगता है कि इससे कहीं ना कहीं अलग अलग वर्ग के लोगों में भेदभाव, असमानता, ये कहीं ना डर एक नहीं पैदा हो जाएगा। नहीं, डर नहीं पैदा हुआ, क्योंकि अभी यहाँ पे विश्वविद्यालय में बहुत से बच्चे हैं जो गरीब और SC वर्ग के ही लोग होते हैं, जो नीचे से आके ऊपर पढ़ते हैं, आके वहाँ पे इनके साथ मतलब कि अत्याचार किया जाता है या उनको दबाया जाता है एक जैसे जाति के आधार पे। तो आगे चल के इन चीजों में बदलाव आएगा और बहुत से जो लोग हैं जिनके साथ
जातिगत भेदभाव होते हैं और फिर उसके बाद उनकी एक हिसाब से आत्महत्या नहीं। आपने जातिगत भेदभाव की बात करी, तो जातिगत भेदभाव सिर्फ एक लोगों पे सीमित नहीं रहता। अगर हमने SC/ST की बात करी है तो ये चीज है जनरल कैटेगरी की भी तो हो सकता है ना। कैसे पता चलेगा कि अगर हमने किसी पे आरोप लगाए, मान लीजिए किसी की प्रताड़ना की कोई खबर आ रही है, कोई किसी पे आरोप लगाता है, क्या वो सच बोल रहा है? अगर वो झूठ भी होता है तो उसका तो दूसरे वर्ग का तो सुना ही नहीं जाएगा, मैम उसको तो हमेशा सजा सुना दी जाएगी। मैम आपको एक बात है, SC/ST के जितने मुकदमे आज तक दायर हुए हैं, कितने लोग उसमें निर्दोष साबित हुए हैं ये बताइए। और दूसरी बात इसमें एक ये है कि उस कमेटी गठित की जाएगी और उसमें आरोपी की बात नहीं सुनी जाएगी। ऐसा कहा जाता है जिस पे आरोप लगाया जाएगा उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, जो आरोप लगाएगा उसकी बात सुनी जाएगी। तो और इसमें जो लोग होंगे वो 3 लोग केवल उस समुदाय के होंगे जो SC/ST OBC की कमेटी से ही होंगे। बाकी 7 लोग हैं वो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ही होंगे। और वो प्रोफेसर आज भी आप डाटा उठा के देखिए कि प्रोफेसर हैं कौन लोग, 90% वही लोग हैं। तो सुनवाई उस पर भी नहीं होगी। SC/ST कमीशन जो बनाया गया था, SC/ST कमीशन आज की डेट में रद्दी कर दिया गया। बताया तो जाता था कि SC/ST कमीशन जो है वो लोगों को फंसा देता है, कुछ भी करता। आज भी जाति का शोषण होता है, उसके बावजूद भी SC/ST कमीशन के बाद बाहर जमानत हो जाती है, लोग घूमते हैं फिर आके पीटते हैं। ये चीजें तो बढ़ रही है ना। अगर भेदभाव हो नहीं रहा होता तो फिर ये कमीशन लाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? और जब भी कोई देश में या कहीं समाज में बदलाव होता है तो एक जो तबका, रूढ़िवादी तबका है, वो इस परिवर्तन से बहुत डरता है। उसे ऐसा लगता है कि शोषण करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, महिलाओं पे, दलितों पे, OBC पे अत्याचार करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो अधिकार मुझसे न छीना जाए। इसीलिए वो कहता है कि आपको इस UGC से आपको क्या लाभ होगा? अगर आपको लगता है कि UGC कानून सही है, आपको जो शोषण किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है अन्य वर्ग के लोगों को, उससे उनको क्या फायदा मिल जाएगा? मैम फायदा यही हो जाएगा ना कि मेंटल प्रेशर हमारे ऊपर नहीं रहेगा। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी रोहित वेमुला हम लोगों ने उसकी स्मृति मार्च निकाली, रोहित वेमुला जी की, जो हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोधार्थी थे, और उनका भी इंस्टीट्यूशन में मर्डर हुआ था। उसके बावजूद जब उनकी यात्रा निकाली तो मेरे कुछ यात्रा लोगों ने रोकी और उसे आतंकवादी बोला। और जब भी ऐसा कोई मुद्दा होता है, जब SC/ST OBC से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, तब एक जाति के लोग क्यों उसके विरोध में आकर खड़े हो जाते हैं? ये लोग कौन है? क्या ये लोग परिवर्तन नहीं चाहते हैं? आज भी मैं फिर आपको वही बात आ रहा। जिस तरीके से सरकार का कहना है कि हम समानता लाना चाह रहे हैं, समानता की बात यहाँ हो रही है UGC कानून को लेकर, तो क्या इसमें समानता सच में है? आप एक वर्ग को पूरा फैसिलिटी दे रहे हो कि आप उस पे कोई भी आपके ऊपर प्रताड़ना नहीं होगी, लेकिन दूसरे वर्ग के साथ तो भेदभाव हो रहा है ना। मैम इसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ये अलग अलग देश के, अलग विश्व के अलग अलग देशों में ये चलाया जाता है। इसलिए चलाया जो सदियों से प्रताड़ित लोग रहे हैं, जिन्हें आज भी उनके जन्म के आधार पे या जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। हमारे भारत देश, ये पहले कहा जाता है भारत देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन रियलिटी ये है कि भारत देश कृषि प्रधान ना होकर जाति प्रधान देश है। आप कहीं भी जाएंगे, आपकी जाति आपकी सत्यता है। आप अगर अब मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ तो मैं विश्वविद्यालय के लिए ही लेके जाऊंगा। आप जाके देख लीजिए, कहीं भी HOD की लिस्ट लगी हो, HOD के रूम में जाइए, HOD की लिस्ट लगी होती है, उसमें देख लीजिए। जो प्रॉक्टर होते हैं, प्रॉक्टर की लिस्ट देख लीजिए। BC होते हैं, अभी तक टोटल 2 BC यहाँ तक ALU में OBC के हुए हैं। 2000 वही मैं आपसे शुरुआत में कहा, 2020 तक एक भी OBC का प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। इससे बड़ी शर्म की बात, कौन लोग हैं जो OBC के लोगों को, ST के लोगों को प्रोफेसर नहीं होना देना चाहते हैं? जब तक आरक्षण होने के बावजूद भी 5.5% से ऊपर SC OBC। आप ये जो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं होना देना चाह रहे, तो अभी तक जो आप बता रहे हैं कि अभी तक हमारे पास साथ बहुत चीजें हुई, अब सेम चीज तो अन्य वर्ग के साथ होने जा रहा है ना। मैम कहाँ होने जा रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ, कहाँ कॉन्सिक्वेंसेस आए हैं, कहाँ रिजल्ट निकल के आए हैं। और दूसरी बात, अगर ऐसा होगा, अभी UGC कानून लागू ही हुआ है, अभी इस पे जो विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं उसको लेकर अभी दूसरा वर्ग बहुत डरा हुआ है। क्या लगता है इस चीज कानून में क्या कोई बदलाव होना चाहिए? बदलाव यही होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे जैसे प्रोफेसर या कमेटी बनेगी, उसमें बहुत से उच्च वर्ग के ही प्रोफेसर होंगे। वो हालांकि बहुत से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको दबा भी दिया जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से उनको सुना जाए, क्योंकि यहाँ पे SC वर्ग के लोगों के साथ या OBC के वर्ग के लोगों के साथ जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसीलिए उनको सुना जाए और हाँ, दोनों पक्षों को पूर्ण रूप से सुना जाए, यही बदलाव होना चाहिए बस। ये बात मैं आप बदलाव की बात करें तो मैं 2-3 बदलाव चाहता हूँ इसमें। जो बदलाव होने चाहिए, एक ये होना चाहिए, इसमें एक दिया गया है कि जो आरोपी है, जिस पे आरोप लगाया गया है और जो जिसने आरोप लगाया है, आरोप लगाने वाले को छोड़ दिया है। अगर वो अपना आरोप वापस भी लेता है, अगर झूठ साबित होता है, उसको सुरक्षा प्रदान की जाए। यदि सुरक्षा प्रदान करने वाले उसे लगता है कि बिना दबाव के वो अपना आरोप वापस ले रहा है, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये भारत का कानून है कि कोई भी निर्दोष को सजा ना मिलने पाए। और मैं एक बात कहूंगा कि इसमें एक लिस्ट और भी जोड़ देनी चाहिए, एक लाइन और जोड़नी चाहिए
कि 20 सालों से पिछले जो एनएफएस लगा है और जिन कमेटियों के द्वारा वो एनएफएस लगाया गया उन पे जांच बैठाई जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी कि एनएफएस लगा कैसे, क्यों नहीं योग्य लोग निकल के सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, क्या सच में यूजीसी कानून सबका साथ सबका विकास और एक सम्मान का ये कानून है, सबको साथ लेके सब चलने वाला है? और लोग इस बात करते हैं, जिस तरीके से योगी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका सम्मान है, तो ये कहाँ तक सही बैठता है इस यूजीसी कानून को लेकर? अरे मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यूजीसी के जो नियम है तो हमें लगता है समानता के लिए हैं और इसका विरोध जो कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटी में 5 मेंबर बैठेंगे, जहाँ तक मैं भी सुना हूँ, हालांकि मैं पढ़ नहीं पाया हूँ अभी उसको, जो यूजीसी के नियम बनाए गए हैं तो उसमें ये है कि कोई भी जनरल वाला, ये तो है नहीं कि जनरल वाला उसको बैठने नहीं दिया जाएगा, ये तो उसमें लिखा नहीं है भाई। जो बैठेंगे तो उसमें SC ST OBC दिव्यांग सभी बैठेंगे ना। तो कोई भी जब नियम यूनिवर्सिटी में बनेगा या फिर कोई भी शिकायत वहाँ पे जब जाएगी तो ऐसा नहीं, तो सारे उसमें जब सहमति होगी तभी तो वो पास होगा। तो उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि जनरल वाले या फिर उसमें कोई नहीं बैठेगा, ऐसा कोई नहीं है। जैसे समानता की आपने बात बोली, समानता हर वर्ग के लोग बैठेंगे, लेकिन अब इस कानून के आने के बाद क्या उनके जो एक होता है समानता, एक डर का माहौल नहीं रह जाएगा? ये बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों रहेगा? अगर सारे लोग बैठेंगे तो क्यों रहेगा भाई? OBC SC ST जनरल वाले जो भी हैं सब समानता के लिए रहेंगे। और बात यह है कि उनके अंदर पहली बात तो इसका विरोध करना ही नहीं चाहिए, इसमें विरोध करने वाला कोई मुद्दा ही नहीं है। जैसा कि आपने देखा, अभी बहुत सारे लोगों का कहना है कि यूजीसी जो कानून है वो बहुत सही है, इसमें कोई विरोध वाली बात नहीं है, लेकिन एक वर्ग है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, इसका लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, अलग अलग अपनी मांगे उठा रहा है कि इस कानून में बदलाव होने चाहिए।